Okay, hello everyone. हेलो एवरीवन बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है। गुड मॉर्निंग ललिता, गुड मॉर्निंग। अरे वो थोड़ा टेक इशू हो रहा था, इसकी वजह से नहीं हो पाई टाइम पर क्लास लाइव। कोई बात नहीं, अभी बताओ सब ठीक चल रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। बस थोड़ा सा टेक इशू था, इसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हमने क्या किया था बच्चे? कल की क्लास में हमने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 सिचुएशन कल की क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाई थी, ठीक है। अब वो 5 सिचुएशन में पहले तो मुझे बताओ कि किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है। अगर डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो आज एक बार पहले मैं वो 5 सिचुएशन आप सबको रिवाइज करवाऊंगी और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करूंगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। कल का क्लास मुझे बाउंसर गया है बेटा, दोबारा से आपने देखा नहीं होगा, वरना तो बाउंसर नहीं जाता। इजी थी क्लास, आपको दोबारा से उसे देखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, जरूर से रिवाइज करना दोबारा से, वरना तो समझ में नहीं आएगा। सॉरी। ओके, एक बार कल की क्लास हमने, मैं आपको एक बार 5 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगी। कल की क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करवाया था मैंने, मांग की लोच जिसे हम कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी मांग में कितना बदलाव आ रहा है प्राइस में, कितना बदलाव आने के कारण, यानी कीमत कितने प्रतिशत बढ़ रही है, जिसके अकॉर्डिंग मांग कितने प्रतिशत गिर रही है, या कीमत कितने प्रतिशत कम हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग मांग कितने प्रतिशत ऊपर बढ़ रही है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इस फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, जो कि है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने 5 सिचुएशंस भी पढ़ी थी। अब ये 5 सिचुएशन में आपको एक पेज में पूरा जो है रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली सिचुएशन हमने पढ़ी थी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चलो मेरे साथ साथ आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ जी, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता चला है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हाँ जी, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में कितना चेंज आता है? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस कितना चेंज होता है? माइनर। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। हाँ, प्राइस कितना चेंज होता है? माइनर। डिमांड कितनी चेंज होती है? बहुत ज्यादा, यानी इनफाइनाइट। ईडी मांग की लोच यहां पर कितने के बराबर होती है? इनफाइनाइट। और ये कौन सी सिचुएशन है? इमेजिनरी सिचुएशन है, यानी काल्पनिक स्थिति है, रियल लाइफ में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या कहता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहता है प्राइस में आपके पास आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना मेजर चेंज कर लो, यानी कीमतों को चाहे जितना ऊपर बढ़ा दो या कीमतों को चाहे जितना नीचे गिरा दो, प्राइस में आपकी मर्जी है, आप चाहे जितना मेजर चेंज कर लो। लेकिन डिमांड में, यानी मांग में
किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना हो, यानी मांग में नहीं चेंज होगा लेकिन प्राइस में चाहे जितना चेंज कर लो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पर ईडी मांग की लोच किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है, रियल लाइफ में इसका कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाई रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक यानी अपेक्षाकृत लोचदार मांग। चलो बताओ यहां पर डिमांड में और प्राइस में कौन सा चेंज ज्यादा होता है। हाँ जी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में प्राइस और डिमांड में कौन सा चेंज ज्यादा होता है। हाँ जी बच्चे जल्दी से बताओ, प्राइस और डिमांड में बच्चे कौन सा चेंज ज्यादा होता है और कौन सा चेंज कम होता है। तो भाई रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमेशा डिमांड में चेंज क्या होगा, डिमांड में चेंज हमेशा ज्यादा होगा, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ऑलवेज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी मांग में चेंज ज्यादा होगा और प्राइस में चेंज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, ईडी मांग की लोच हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी और जितने भी लग्जरीज हैं वो सब किस में आते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में आते हैं। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, दैट इज नोन एज रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक कहता है प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और डिमांड में चेंज क्या होगा, कम। ईडी मांग की लोच हमेशा 1 से कम होगी और यहां पर क्या होगी, एग्जाम्पल बेसिक नेसेसिटीज यानी रोज आना की जरूरत की चीजें। ठीक है, और पांचवी और लास्ट सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाई थी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कहता है, प्राइस में और डिमांड में चेंज क्या होगा, बराबर। यानी जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होगा। ईडी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। और ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक स्थिति है, रियल लाइफ में इसका भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच 0.5 है, बताओ किस में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच 0.5 है, बताओ किस में आएगा। हाँ जी बच्चा जल्दी बचाओ, मांग की लोच कितनी है, 0.5 है, किस में आएगा, 1 2 3 4 5, बस इतना आंसर दो। 0.5 यानी मांग की लोच 1 से कम है। ठीक है, तो मांग की लोच 1 से कम है, ईडी लेस देन 1 किस में आएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी फोर्थ। बिल्कुल सही कहा, मांग की लोच अगर 0.5 है तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, परफेक्ट है। चलो अच्छा बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, बताओ किस पे आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, 1 2 3 4 5, बस ऐसे आंसर दो नंबरिंग में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच 0 है, किस में आएगा, हाँ जी मांग की लोच 0 है, बताओ बच्चे किस में आएगा, तो मांग की लोच 0 है तो वो किस में आएगा, हाँ जी बोलो, वो आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक में, ट्रू। अच्छा, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 के बराबर दिया है, किस में आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 के बराबर दिया है, किस में आएगा, हाँ जी बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 आए हैं तो रिलेटिवली इलास्टिक, बिल्कुल थर्ड, रिलेटिवली
इलास्टिक, ठीक है। मांग की लोच इनफाइनाइट है तो किस में आएगा? मांग की लोच इनफाइनाइट है तो किस में आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, किस में आएगा? हाँ जी, रिलेटिवली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, नॉट रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मांग की लोच अगर हमारे लिए क्या है बच्चे? इनफाइनाइट है, तो वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। ओके, परफेक्ट है। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ, मांग की लोच अगर 1 के बराबर है तो किस में आएगा? मांग की लोच अगर 1 के बराबर है इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, किस में आएगा? हाँ जी, फिफ्थ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने तुम लोग को यहां पर एक क्वेश्चन करवाया था ना? ओके, चलो बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर देखो 2 दिया हुआ है। बताओ ये सिचुएशन कौन सी है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, बताओ ये सिचुएशन कौन सी है? मुझे सिचुएशन का नाम लिखकर बताओ, मुझे सिचुएशन का नाम लिखकर बताओ। नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो 2 के बराबर दी है। बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सी सिचुएशन का है? नहीं नहीं, नाम बताओ, मैं नाम जानना चाहती हूँ। 1 2 3 4 5 नहीं, नाम जानना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ नाम लिखो। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल सही कहा। अच्छा बताओ ये वाली सिचुएशन किसकी है फिर? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसका है? ये 2 क्वेश्चन करवाए थे ना, ये वाला क्वेश्चन में देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0.5, ये किसका क्वेश्चन है? बोलो, ये है रिलेटिवली इलास्टिक का, ये क्वेश्चन किसका है? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये वाला क्वेश्चन इन इलास्टिक का है। और ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये वाला क्वेश्चन है इलास्टिक का, ठीक है। ओके, डन। तो यहां तक मैंने कल की क्लास में आप सबको पढ़ाया था। अच्छा बताओ, अभी भी किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है तो फिर आज की क्लास में हम इसके ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 5 सिचुएशन मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दी है। अब इन 5 सिचुएशन के मुझे आप सबको ग्राफ पढ़ाने हैं। कोई भी डाउट? अच्छे से समझ में आ गया एवरीवन? सबको अच्छे से समझ में आ गया? जिसको जो डाउट है तो पूछो। चलो ओके, भाई तुम लोग को देखो ये रिवाइज करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दूं यार कि रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवाइज करे तुम लोग नहीं उम्मीद कर सकते तो तुम लोग को ये चीज पूरी तरीके से पता हो। इसलिए प्लीज रिवाइज करो, रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम किसकी बात करते हैं बच्चे? अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी? अब हम यहां पर बात करते हैं ग्राफ्स की। ये 5 सिचुएशन के ग्राफ देखो, मैं पहले समझाऊंगी, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगी फिर समझाऊंगी, उसके बाद टाइम दूंगी, तुम लोग बाद में आराम से बनाते रहना, ठीक है। लेकिन पहले मुझे समझाने का मौका दो, ठीक है। ओके, चलो फर्स्ट सिचुएशन का ग्राफ
ओके। अब यहां पर तुम देखो ध्यान से, यहां पर मैंने 5 सिचुएशन के ग्राफ बना रखे, ठीक है। सबसे पहले मुझे आंसर देना स्टार्ट करो। यहाँ ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है? जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो। ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है ये बच्चे? हाँ जी, ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है? सारे के सारे स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट करो। ये है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बताओ कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है? पर वन नहीं, परफेक्टली इलास्टिक, मुझे नाम से आंसर चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ओके, ED इज इक्वल टू 0 लिखा है, कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है? रिपीट करो मेरे साथ साथ, ED इज इक्वल टू 0 कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है? नाम नाम लिखो, नाम। ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली सिचुएशन, यहां पर रिलेट परफेक्टली इलास्टिक में क्या कहते हैं कि प्राइस में एकदम माइनर सा चेंज हो रहा है, इतना हल्का सा चेंज हो रहा है कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो प्राइस देखो P1 था, P1 ही रहने दिया, क्योंकि प्राइस में क्या है, एकदम माइनर सा चेंज है, एकदम हल्का सा चेंज है। लेकिन प्राइस में इतना माइनर सा चेंज है, लेकिन अगर तुम डिमांड को देखोगे तो इन दोनों को मैंने पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और हम क्या मानते हैं कि पैरेलल लाइन का कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता, यानी डिमांड का चेंज तो इनफाइनाइट है लेकिन प्राइस का चेंज मिनिमम है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कौन सी सिचुएशन का ग्राफ है, तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व या हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा किस में होगा? परफेक्टली इलास्टिक में होगा, जहां पर ED किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट यानी असीमित के बराबर होगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो परफेक्टली इन इलास्टिक, यहां प्राइस लगातार चेंज हो रहा है, यानी P1 से शिफ्ट हुआ P2, P2 से शिफ्ट हुआ P3, भाई लगातार प्राइस चेंज हो रहा है। लेकिन प्राइस लगातार चेंज तो हो रहा है लेकिन डिमांड अपनी जगह कांस्टेंट है। P1 में भी D1, P2 में भी D1 और P3 में भी D1, यानी प्राइस लगातार चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए यहां पर हमेशा याद रखना वर्टिकल लाइन से ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व किसका है, तो परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल डिमांड कर्व किसका है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक का, ठीक है। ओके, अब देखो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखने में तुम्हें एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली है डिफरेंट। देखने में बच्चे तुम्हें एक जैसा लग रहा है लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या? सबसे पहले देखो ED इज ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिवली इलास्टिक है ना। रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड में चेंज ज्यादा होता है या प्राइस में चेंज? चलो आंसर दो पहले। रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड में चेंज ज्यादा होता है या प्राइस में चेंज? तो ऑफ कोर्स डिमांड में चेंज ज्यादा होता है, प्राइस में चेंज कम होता है। अब तुम देखो ध्यान से, ठीक है। इनिशियल पॉइंट में यानी ए पॉइंट में हमारा प्राइस P1 था, डिमांड D1 था, ठीक है। प्राइस P1 था, डिमांड D1 था। हमने प्राइस को कम करके P2 किया तो डिमांड बढ़कर D2 हो गई, प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे P1 P2 का डिस्टेंस कम है और D1 D2 का डिस्टेंस ज्यादा है। देखोगे ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, यानी डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज क्या है? कम। और इसीलिए ये है हमारे लिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का कर्व, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो सेम यही चीज है लेकिन यहां P1
P2 का डिस्टेंस ज्यादा है, P1 P2 का डिस्टेंस ज्यादा है और D1 D2 का डिस्टेंस कम है, यानी प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। प्राइस में चेंज ज्यादा होता है, डिमांड में चेंज कब, तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। ईडी किसके बराबर होगा, ईडी लेस देन 1 होगा। और यहां पर याद रखना P1 P2 और D1 D2 यानी चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ओके। तो ये पांचों की पांचों सिचुएशन का ग्राफ बना लो। ग्राफ से सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन किसका ग्राफ है, या पूछा जाएगा वर्टिकल लाइन किसका ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल पूछे तो हमेशा याद रखना परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल पूछे तो हमेशा याद रखना परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। बनाओ, मैं आपको 5 मिनट देती हूं, ध्यान से अच्छे से बना लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे से बनाओ, ध्यान से बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बना लो बच्चे सारे के सारे ग्राफ, मैंने 5 मिनट दिए हुए हैं, पहले बना लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज टेल मी प्रैक्टिस बैच कैसे ज्वाइन करें। आई थिंक उसके लिए आप एक बार इंक्वायरी ले लो कि आफरीन मैम का प्रैक्टिस सेशंस जहां पर चल रहे हैं वो कैसे ज्वाइन करना है। एक बार उसकी इंक्वायरी ले लो बच्चे। लिख लो स्टूडेंट्स। डन है, सबने लिख लिया। मुझे 2 मिनट दीजिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। डन। परफेक्ट। तो ये था आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंप्लीट टॉपिक।
ठीक है। आई होप सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कोशिश तो करी है कि तुम लोग को डिटेल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक करवा सको, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करवाए हमने, एग्जाम्पल्स पढ़े हमने, ग्राफ पढ़े हमने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में आपको शुरू करवा ही चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो इनकेस तुम में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, नहीं तो मेरा चैनल तो जानते ही हो आफरीन अस्मत, वहां पर जाओ, सर्च करो आफरीन अस्मत, वहां पर जाके देखो। रिसेंटली मैंने डिमांड एंड सप्लाई का प्रैक्टिस सेशन करवा रखा है, ठीक है। उस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे करवा रखे हैं, वहां जाके वो पूरी वीडियो देखो ताकि आसानी से तुम सबको प्रैक्टिस हो सके इनके क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके ओके बच्चा, आप में से कितने स्टूडेंट ने अभी तक चैनल नहीं देखा है मेरा, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ? हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ? तो बेटा करो, कब करोगे? करते चलो चैनल सब्सक्राइब सबके सब। ओके सॉरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या है? टाइप्स ऑफ गुड। अब टाइप्स ऑफ गुड पे हम क्या करते हैं, कुछ तरीके के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ गुड में सबसे पहले तो मैं आपको दो तरीके के गुड्स बताऊंगी, ठीक है। दैट इज नोन एज नॉर्मल गुड, और एक होता है हमारे लिए इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, थर्ड तरीके का भी यहीं पर पढ़ा दे रही हूं, दैट इज गिवन गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन गुड। सबसे पहले ये इनकम डिमांड के अंदर आता है। इनकम डिमांड का मतलब क्या होता है? इनकम डिमांड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की आय बदलने के कारण उसका असर डिमांड में पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम डिमांड, यानी आय से मांग। अब यहां पर हमेशा याद रखना, किसी व्यक्ति की यहां पर होता है हमेशा इनकम डिमांड, यानी आय से मांग। अब इनकम डिमांड क्या कहता है? इनकम डिमांड कहता है अगर किसी व्यक्ति की इनकम बदल रही है जिसका असर उसके डिमांड में पड़ रहा है, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? इस चेंज को हम कहेंगे इनकम डिमांड, यानी आय से मांग कहेंगे। अच्छा, इनकम का असर मांग में किस तरीके से पड़ता है? अगर मैं ये पूछूं इनकम का असर मांग में किस तरीके से पड़ता है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गुड्स पर। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर वो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बढ़ जाए, इनकम घटने पर वो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड घट जाए, तो उससे हम उन गुड्स को हम कहेंगे नॉर्मल गुड। सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड, यानी वो वस्तुएं जहां पर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ जा रही है और व्यक्ति की इनकम घटने पर मांग घट जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड, यानी सामान्य वस्तु के नाम से जानेंगे। अच्छा, इंफीरियर गुड क्या कहता है? इंफीरियर गुड कहता है अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो रही, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ गई जिसके कारण उसकी डिमांड कम हुई, और किसी व्यक्ति की इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ गई, तो उससे हम क्या कहेंगे? इंफीरियर गुड्स कहेंगे। नॉर्मल गुड हिंदी में इसे हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं,
और इंफीरियर गुड को हिंदी में हम कहते हैं घटिया वस्तुएं। तो यानी इनकम और डिमांड का अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो वो गुड हमारे लिए नॉर्मल गुड है, इनकम और डिमांड का अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वो गुड हमारे लिए इंफीरियर गुड है। अब एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट में 3 तरीके के राइस मौजूद है, एक 100 रुपए किलो मिल रहा है, एक 50 रुपए किलो मिल रहा है और एक 25 रुपए किलो मिल रहा है। भाई मैंने कहा मार्केट में 3 तरीके के राइस मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरीके के राइस तो राइस है, चावल तो चावल है, लेकिन यहाँ 3 रेट्स लिखे हैं, एक 25 रुपए किलो भी मिल रहा है, एक 50 रुपए भी किलो मिल रहा है और एक 100 रुपए भी किलो मिल रहा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं यहाँ राइस में किस चीज का डिफरेंस है, तो समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर राइस में किस चीज का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है। भाई थोड़ी कम क्वालिटी है 25 का मिल रहा है, थोड़ी बेहतर क्वालिटी है तो 50 का मिल रहा है, बहुत बेहतर क्वालिटी है तो कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है ना। मान लो मेरी इनकम फिलहाल 50,000 रुपए है, 50,000 में मैं ये 25 वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरी इनकम 50 से बढ़कर 75,000 रुपए हुई, 75,000 में मैं ये 50 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। मेरी इनकम 50,000 थी, मैं 25 वाला चावल खा रही थी, मेरी इनकम बढ़कर 75,000 हुई, मैंने 50 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। इस जगह देखोगे मेरी इनकम बढ़ी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने पर जब इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, इनकम बढ़ने पर ये वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो ये 25 वाला फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंफीरियर। और 50 वाले की डिमांड बढ़ गई तो 50 वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई मेरी इनकम बढ़ी थी, मैंने 25 वाला छोड़कर 50 वाला चावल खाना शुरू किया, तो भाई 50 वाला मेरे लिए क्या हो गया, नॉर्मल, और 25 वाला मेरे लिए क्या हो गया, इंफीरियर, ठीक है। अब मान लो मेरी इनकम और बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए, और जैसे ही मेरी इनकम 1 लाख रुपए हुई, मैंने क्या किया, मैंने ये 100 रुपए वाला चावल खाना शुरू कर दिया। अब इस जगह देखो मेरी इनकम बढ़कर 1 लाख हुई, तो अब की बार मेरे लिए इंफीरियर कौन सा है, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। भाई अभी 75,000 थी मेरी इनकम, तो मैंने 50 वाला चावल खा रही थी। अब मेरी इनकम 75,000 से 1 लाख हो गई, इनकम बढ़ी तो मैंने ये 50 वाला चावल छोड़कर अब की बार 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। तो चलो मुझे ये बताओ कि मेरे लिए नॉर्मल कौन सा गुड होगा। हाँ जी, मेरे लिए नॉर्मल कौन सा होगा बच्चे, नॉर्मल होगा मेरे लिए अब की बार 100 वाला। अब की बार ये मेरे लिए हो जाएगा नॉर्मल, और यही 50 वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम फिलहाल कुछ भी है, मेरे पास मान लो एक ऑल्टो कार है, ऑल्टो गाड़ी की नाम तो सुना ही होगा ना। मेरी इनकम कुछ भी है, मेरे पास इस टाइम ऑल्टो एक कार है, मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने सोचा कि यार चलो स्विफ्ट कार खरीद ली जाए। मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने क्या सोचा कि चलो यार अब तो स्विफ्ट गाड़ी खरीद ली जाए, तो मेरे लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, और मैंने स्विफ्ट गाड़ी खरीद ली। बताओ मेरे लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा। हाँ जी बच्चा, मेरे लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्विफ्ट। बोलो मेरे लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स स्विफ्ट। और मेरे लिए इंफीरियर क्या हो जाएगा, ऑल्टो हो जाएगा, है ना। अब मान लो तुम में से कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल प्रियंका है, प्रियंका कह रही है मैम मेरे पास तो ऑलरेडी स्विफ्ट गाड़ी है, मेरे पास तो ऑलरेडी स्विफ्ट गाड़ी है, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं तो होंडा सिटी खरीदूंगी। इसकी इनकम बढ़ी, ये होंडा सिटी खरीदने चली गई। तो प्रियंका के लिए नॉर्मल कौन सा गुड हो जाएगा, प्रियंका के लिए नॉर्मल कौन सा गुड हो जाएगा,
तो प्रियंका के पास तो स्विफ्ट थी, उसकी इनकम बढ़ी तो उसने होंडा सिटी खरीदी, इनकम बढ़ने पर उसने होंडा सिटी की डिमांड बढ़ाई, तो प्रियंका के लिए नॉर्मल हो जाएगी होंडा सिटी और उसके लिए इंफीरियर क्या हो जाएगी, स्विफ्ट। यानी वही स्विफ्ट गाड़ी जो मेरे लिए नॉर्मल थी प्रियंका के लिए क्या है, इंफीरियर। यानी इन दोनों एग्जाम्पल से मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, कोई एक चीज अगर मेरे लिए नॉर्मल है तो वो जरूरी नहीं है कि तुम सबके लिए भी नॉर्मल हो। मेरे लिए कोई चीज इंफीरियर है तो जरूरी नहीं है तुम सबके लिए वो इंफीरियर हो। नॉर्मल और इंफीरियर डिपेंड करता है एक व्यक्ति की आय पर। यानी अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है तो वो गुड नॉर्मल होंगे, इनकम बढ़ने पर डिमांड घट रही है तो वो गुड क्या होगा, इंफीरियर। इसलिए याद रखिएगा नॉर्मल और इंफीरियर डिपेंड करता है एक व्यक्ति की आय पर। समझ में आया अच्छी तरीके से, यस और नो? नॉर्मल और इंफीरियर की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई, हाँ या ना? डन है बच्चा? सॉरी, डन, ओके। अभी गिवन गुड्स पे आपको बताऊंगी, पहले दो गुड और पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपको गिवन गुड समझाऊंगी, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड हिंदी में इसे हम कहते हैं विपरीत मांग। क्रॉस डिमांड हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, विपरीत मांग। अच्छा, क्रॉस डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट, मान लो मार्केट में कोई दो प्रोडक्ट है ए और बी, अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने का असर किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में पड़ रहा है तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस डिमांड कहेंगे। यानी किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर बच्चे प्राइस चेंज हो रहा है और इसका प्राइस चेंज होने का असर किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ रहा है तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्रॉस डिमांड यानी विपरीत मांग के नाम से जानेंगे। अच्छा, अगर ए का असर बी में या बी का असर ए में पड़ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध तो होगा ना भाई। अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने का असर किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में पड़ रहा है तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में कोई संबंध होगा। बिना किसी संबंध के तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्या कभी तुम लोग ने किसी को ये बोलते हुए सुना है कि यार आज कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने चॉकलेट खरीदना कम कर दी? कभी ये सुना है कि आज कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने चॉकलेट खरीदना कम कर दी हो? कभी ऐसा सुना है? नहीं, क्योंकि भाई कार और चॉकलेट के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो क्रॉस डिमांड कहता है कि अगर ए और बी इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई संबंध है तो हमेशा याद रखिएगा कि ए और बी के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई भी संबंध है तभी अगर ए का प्राइस चेंज होगा तो इसका असर बी की डिमांड में पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड और एक को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। एक को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और एक को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी स्थानापन्न वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यानी संपूर्ण वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट यानी जो ए के बदले बी और बी के बदले ए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, जैसे कि चाय और कॉफी, कोको कोला, पेप्सी, मैगी, yippee, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट। यानी ए के बदले बी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी के बदले ए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं चाय और कॉफी, टी और कॉफी, ठीक है।
देखो ध्यान से समझना, मान लो चाय का प्राइस बढ़ गया, मान लो चाय का प्राइस बढ़ गया, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी भाई? अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय की डिमांड लोग कम कर देंगे भाई, लोग चाय पीना कम कर देंगे। अब लोग चाय कम पी रहे हैं क्योंकि चाय का प्राइस ज्यादा है, और चाय के बदले में इस्तेमाल करते हैं कॉफी। तो अगर लोग चाय नहीं पी पा रहे हैं तो लोग शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएंगे? कॉफी की तरफ। तो कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। यानी सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, जो दो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल यानी एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। अच्छा एक बात बताओ, कार का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही कार का प्राइस बढ़ा लोग कार खरीदना कम कर देंगे, है ना। अब लोग कार ही नहीं खरीद रहे हैं तो पेट्रोल खरीद के क्या करेंगे? पेट्रोल खरीद कर अपने ऊपर छिड़क कर आग तो उन्हें लगानी नहीं है। तो भाई अगर मेरे पास कार ही नहीं है तो पेट्रोल हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो कार की डिमांड कम होते ही पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। यानी कॉम्प्लीमेंट्री केस में प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, और सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। इतना समझ में आया सबको? हाँ या ना? तो बहुत इजी था, समझ में आया? हाँ जी बच्चा। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमारे लिए जो टॉपिक है वो है गिफेन गुड का। अब गिफेन गुड कौन से गुड होते हैं याद रखिएगा। गिफेन गुड्स यानी वो गुड्स जहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। यानी गिफेन गुड्स में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होना चाहिए और पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी होना चाहिए। यानी वो गुड जहां पर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है और पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गिफेन गुड्स के नाम से जानेंगे। यानी ऐसा गुड जहां पर इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो और इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ जाए। यानी इनकम बढ़े तो डिमांड कम हो और इनकम कम हो तो डिमांड बढ़ जाए, और साथ ही साथ प्राइस बढ़ने में डिमांड बढ़े और प्राइस घटने पे डिमांड घटे। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस गुड को हम क्या कहेंगे? गिफेन गुड। अब मैम गिफेन गुड और इंफीरियर गुड में फर्क क्या है? इंफीरियर गुड्स मैंने आपको बताया था ना, यहां पर देखो, इंफीरियर गुड जहां इनकम बढ़ने में डिमांड कम हो। गिफेन गुड में भी तो यही बता रही हूं, इनकम बढ़ने में डिमांड कम हो। यानी इंफीरियर और गिफेन दोनों में इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। दोनों में इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। बस फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतनी सी बात का होता है कि इंफीरियर गुड फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। इंफीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। यानी इंफीरियर गुड में प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है
और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा। लेकिन गिवन गुड्स एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, यानी गिवन गुड्स के केस में ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, यानी गिवन गुड में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटने से डिमांड घटेगा। समझ में आया? चलो पहले इतना लिखो, फिर हम कुछ और बात करेंगे। पहले इतना लिखो, लिख लो बच्चे। सॉरी, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। लिख लो बेटा एक बार। डन? डन है बच्चा? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट लिखो इसे। लिख लो बच्चे। डन? डन बच्चा? डन है? लिख लिया सबने? और ये भी लिख लो, गिवन गुड्स की डेफिनेशन भी लिख लो। गिवन गुड्स की डेफिनेशन भी लिख लो बच्चे। सॉरी। ठीक है बच्चा? अच्छा बताओ, आज की क्लास में जितना पढ़ाया सबको अच्छे से समझ में आया? पहले ये बताओ, आज की क्लास में जितना समझाया सबको अच्छे से समझ में आया? तो भाई डिमांड का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, हमने एक्सटेंशन एंड मूवमेंट्स पढ़ा, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, ग्राफ पढ़े, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
सबको अच्छे से समझ में आ गया बच्चे? हाँ या ना? डन। चलो बहुत बढ़िया, तो फिर आज की क्लास यही खत्म करें बच्चा? हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही खत्म करें? चलिए कल की क्लास में मिलती हूँ। कल आई थिंक आपकी क्लास देखती हूँ, ठीक है? अगर तबीयत ठीक रहेगी तो ज़रूर लगवाऊंगी मैं, ठीक है? कोशिश करूंगी कल की क्लास ले लूँ, ठीक है? डिपेंड करता है कि तबीयत ठीक रही तो ज़रूरी लगाऊंगी, ठीक है? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ तो मिल ही जाता है चैप्टर के बाद, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करवा ही देती हूँ, है ना? चलो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बच्चा, थैंक यू। पीडीएफ में सेव ही कर देती हूँ। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके। कल की क्लास में हम नेशनल इनकम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज अटेंड करना क्लास को, देर से मत आना, क्योंकि नेशनल इनकम का टॉपिक के अगर शुरुआत के आधा घंटा छूट गया तो समझो तुम्हें टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा, जरूर से अटेंड करना क्लास को, ठीक है? ओके। ओके बच्चा। और आप में से जितने स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, आफरीन अजमत, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और उसमें बहुत सारे आप सबके लिए फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट पढ़ा है, तो जरूर से उसको पढ़ो और देखो, ठीक है? डन। चलो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चा, बाय एवरीवन।